तो वर्क डन हम लोग देख चुके थे कि वर्क डन बाय फोर्स, है ना, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय F डॉट R, वेयर F इज फोर्स, वेयर F इज फोर्स एंड R इज डिस्प्लेसमेंट, R इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बहुत ध्यान से अगर सोचो तो ये जो F है ना वो नेट फोर्स है, केवल फोर्स नहीं है, वो नेट फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि जब भी तुमको एक से ज्यादा फोर्स, मान लो क्या एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता है? लग सकता है कि लग सकता है? इसलिए ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्क डन जो होता है दैट इज W इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट R, R को हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। जहां पर एकदम क्लियर वे में हम लिख बता रहे हैं वेयर R इज डिस्प्लेसमेंट, R इज डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला को समझो, R इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और F क्या है? व्हाट इज F? नेट फोर्स है वो, या सिंगल फोर्स भी हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये नेट फोर्स है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, अभी तुरंत पता चलेगा। अभी हम थोड़ा सा इस पे आ रहे हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट पे। सो वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एफ आर कॉस थीटा यूजिंग डॉट प्रोडक्ट रूल, एफ आर कॉस थीटा, है या नहीं? है ना? अच्छा, आप ध्यान से देखना, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, वो क्या ओ ये जो है ना, ये दोनों बॉल है, ठीक है, ये वर्टिकल वाल है और ये हॉरिजॉन्टल वाल है, और ये जो है ना स्पंज है। क्या है? SPONG, समझता है? स्पंज, जैसे कि बेड जो होता है फोम का अगर बना हुआ है तो दब जाता है, उस टाइप का है ये, ठीक है, समझ गए बात? अब हम क्या कर रहे हैं, और ये दोनों वॉल है, इधर वो जा नहीं सकता है, अगर हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये स्पंज उधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इधर वॉल है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये F, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं? इस पॉइंट पे फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर हम यहां पर फोर्स लगाए इस पॉइंट पे, सपोज करो ये पॉइंट ए अगर हम बोल दें, दिस पॉइंट इज ए विच इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाए तो डेफिनेटली स्पंज का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा? फोर्स लगेगा तो ऐसा हो जाएगा। आप बताओ कि व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? ये इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ या नहीं हुआ? नहीं। इस फोर्स के द्वारा अगर हम फोर्स लगाएंगे ए पॉइंट पे तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ये थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो और नॉट जीरो? जीरो सर, नॉट जीरो, नॉट जीरो। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। सो R क्या है? व्हाट इज R? ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज R? व्हाट इज R? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो R बहुत इंपॉर्टेंट बात है, R डिस्प्लेसमेंट है किसका? R इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, R इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? R क्या है? R डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। बात समझ में आया? अच्छा, ये रिजिड बॉडी नहीं था,
ये रिजिड बॉडी नहीं था। अब रिजिड बॉडी एक टर्मिनोलॉजी है, तो रिजिड बॉडी को समझ लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। तो हम लोग क्या होता है कि जब भी हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो हम लोग हमेशा रिजिड बॉडी ही हम लोग इनकाउंटर करते हैं प्रॉब्लम में। हमेशा बॉडी कुछ मेंशन नहीं रहेगा, सिंपली लिखा रहेगा बॉडी या एक ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, तो हम लोग उसको रिजिड बॉडी मानेंगे। कैसा बॉडी मानेंगे? रिजिड बॉडी मानेंगे। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा बता रहे हैं। रिजिड बॉडी, जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, और इसको हम रिजिड बॉडी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। क्या हम लोग का बॉडी बहुत सारा, क्या ये चौक जो अगर तुम लोग को दिख रहा है, क्या ये बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है? हाँ सर। है या नहीं? बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलके बना है। तो ये रिजिड बॉडी भी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें। कैसा पार्टिकल? पॉइंट पार्टिकल। तो अगर हम किसी दो पार्टिकल को कंसीडर करें, अगर हम दो पार्टिकल को कंसीडर करें, मान लो हम एक पार्टिकल ये कंसीडर कर लिए और दूसरा पार्टिकल हम ये कंसीडर कर लिए, ठीक है, और ये दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ए रिजिड बॉडी। सो व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी इज a body whose shape does not change or the distance between two particles never change on the application of force। जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, मान लो हम बहुत सारा फोर्स इस पे लगा रहे हैं, तो इसका शेप कब चेंज होगा? जब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सो अगर हम बहुत सारा फोर्स लगाए या सिंगल फोर्स लगाए, उसके बावजूद भी अगर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, तो वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं, है ना। और रिजिड बॉडी हम लोग एज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग रिजिड बॉडी जब मानते हैं, जो एज्यूम करते हैं, वो क्या मानते हैं? On the application of force, if the distance between two particles in a rigid body does not change, then it's said to be rigid body, isn't it? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। जितना भी पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस वो चेंज नहीं होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं रिजिड बॉडी में। बट प्रैक्टिकली चेंज भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? प्रैक्टिकली चेंज भी हो सकता है, बट हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन दो पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल है, सारे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो अब फोर्स लगाने के बावजूद भी उसका डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। तो हम ऐसे क्यों बोले? क्योंकि यहाँ जो वर्कडन है, जहां पे आर हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, रियलिटी यही है कि आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। बट दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इफ बॉडी इज रिजिड बॉडी। बात मेरा समझ में आ रहा है? रियलिटी यही है कि आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट डिस्प्लेस करना चाहिए। बॉडी डिस्प्लेस करे या ना करे अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, वर्क डन हुआ। बट हम लोग प्रॉब्लम में हमेशा क्या इनकाउंटर करते हैं? रिजिड बॉडी। इसीलिए बुक सब में लिखा हो रहता है कि आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो रिजिड बॉडी के केस में सपोज ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है और इधर कोई बॉल नहीं है, ये एक रिजिड बॉडी है, इधर कोई बॉल नहीं है। हम यहां पर फोर्स लगाए, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हम यहां पर फोर्स लगाए तो ये बॉडी मूव करने लगेगा कि नहीं? तो जितना बॉडी मूव करेगा, क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उतना ही मूव करेगा? नहीं। हाँ, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ध्यान से देखो, हम यहां फोर्स लगाए, ये अगर 1 सेंटीमीटर इधर घसक गया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी 1 सेंटीमीटर घसक गया। तो हम कहना ये चाहते हैं कि रियलिटी यही है कि R is the displacement of point of application of force. R is not displacement of body. Is not displacement of body. But we always take R as a displacement of body. Why? Because in problem we always encounter rigid body. And what is rigid body? Sir, rigid body is a body where the distance between two particles never change on the application of force. Isn't it? That's why we say R is the displacement of body. So this is equal to what? R is the displacement of application of force, point of application of force, and this is equal to displacement of body. Displacement of body. Why? Due to
रिजिड बॉडी। आ रहा है ये चीज, देखो तुम हाँ सर। ऑफ करके ऑन करो। ठीक है, आर क्लियर है? आर के बारे में क्लियर हो। देखो फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला में जितना भी टर्म आए वो टर्म तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आर के बारे में क्लैरिटी मिल गया कि आर रियलिटी में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, बट इन केस ऑफ रिजिड बॉडी displacement of point of application of force is equal to displacement of body. That's why in every books it is written कि R is the displacement of the body. Why? Because we always encounter what kind of body? Rigid body. If it is not mentioned, we will assume the body is rigid. If it is mentioned it is a sponge, then we will not say कि R is the displacement of body. R is the displacement of a point of application of force. So here in this diagram, work is done by this force, because this distance is the displacement of point of application of force. So work is done. So what is work? When we apply a force at a particular point on a body and that point displace along the direction of force, then we said work is done by that force. क्लियर है? अब हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि ये हम तो सिंगल फोर्स के बारे में बात किए थे ना, हम डायग्राम बनाए थे इस तरह से, ध्यान से देखो। इस तरह से हम एक डायग्राम बनाए थे कि मान लेते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लो ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर एक बॉडी है और फोर्स ऐसे लग रहा है F ऐसे लग रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है R, और ये एंगल है थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम ऐसे बनाए थे कि एक सिंगल फोर्स दिखाए थे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप इसको सिंगल फोर्स नहीं समझिए, मल्टीपल फोर्स समझिए, रिजल्टेंट फोर्स समझिए, मल्टीपल फोर्सेस का नेट फोर्स समझिए। क्यों? क्योंकि अभी हम तुरंत एक एग्जांपल देते हैं तो पता चलेगा। वर्क डन बाय सिंगल फोर्स तो यही था या नहीं था? हाँ, अब देखो हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देते हैं कि F जो है वो नेट फोर्स, क्यों हम तुमको बोल रहे हैं कि आप इसको एज्यूम कीजिए कि F इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। वाई? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, एकदम बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्लॉक है M मास का, वो मास से ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे कहाँ रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, हम अगर इसको h हाइट पर ले जाना चाहते हैं, इस ग्राउंड से h हाइट पर अगर ले जाना चाहते हैं, तो हमको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। अगर हम इस ब्लॉक को यहां से उठा के अगर हम यहां डिस्प्लेस करना चाहते हैं, अगर हम इस बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे अगर डिस्प्लेस करना चाहते हैं जो कि ग्राउंड से h हाइट पे है, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए ये ब्लॉक अपने आप यहां से यहां नहीं जा सकता है, तो हमको लगाना पड़ेगा फोर्स। और कितना लगाना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, अगर यहां पर ही अगर तुम एफबीडी बनाओ, ये जो ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, ये क्या है? ये सिचुएशन क्या है? ए ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, ए ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, चुपचाप रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई हरकत नहीं हो रहा है, ए ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। तो अगर हम यहां पर बोले, यहां पर अगर हम पूछे कि व्हाट इज ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, तो डेफिनेट सा बात है कि कांटेक्ट में है तो एक ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एन लगेगा, और नीचे की ओर क्या लगेगा? mg लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? यानी n क्या है? mg के बराबर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में अभी फिलहाल तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, n mg को बैलेंस कर रहा है। n mg को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। अच्छा, n का वैल्यू mg के बराबर है, लेकिन अगर हम इस बॉडी को यहां से उठाकर अगर हम यहां ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, F एक्सटर्नल। अब समझना, इस F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा? इस F एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा? जैसे ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका मान लो मास जो है 2 kg है, तो mg का वैल्यू हो गया 20 न्यूटन। अगर हम g का वैल्यू 10 ले ले फॉर इजी कैलकुलेशन, तो 20 न्यूटन हो गया। जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे, कांटेक्ट छूट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन गया। अरे जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अगर थोड़ा सा भी अगर ये उठ गया, थोड़ा सा भी उठ गया, कांटेक्ट जहां छूटा नॉर्मल रिएक्शन गायब। नॉर्मल रिएक्शन क्या? गायब। तो ध्यान से देखो,
एफ एक्सटर्नल हम लगाए, अब ये जैसे उठेगा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया, नॉर्मल रिएक्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो तब लगता है ना जब दो बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में होता है, तो कांटेक्ट ही छूट गया तो क्या नॉर्मल रिएक्शन। अब सोच को देखो, उठाया तो उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको, mg के बराबर, mg के बराबर लगाना पड़ेगा कि नहीं। और हम कहां तक ले गए, h हाइट तक ले गए, कहां तक ले गए, h हाइट तक ले गए। तो अगर हम तुमसे पूछे इसी क्वेश्चन में, अगर हम तुमसे पूछे, इतना सारा हम क्वेश्चन डिजाइन कर रहे थे, अगर हम तुमसे पूछे क्या कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय h हाइट, तो ध्यान से देखो इस फोर्स को देखो, तुमको तो एफ एक्सटर्नल के द्वारा पूछा ना वर्क डन, तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना का बराबर है, mg के बराबर है। फिर अगर तुम सोचोगे, इसीलिए ध्यान से सुनने जाना है, यहाँ पर छोटा सा चीज बता के एकदम पूरा क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर करना चाह रहे हैं। अब सोच के देखो, मान लो कि मेरा वेट 50 kg, तो mg का वैल्यू हो गया 500। अगर हमको ऊपर जाना है तो एटलीस्ट 500 तो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन सोचोगे कि सर नीचे भी 500 ऊपर भी 500, तो कैसे जाएगा ऊपर, है या नहीं। ऊपर भी 500 एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगाएं और नीचे 500 लग ही रहा है, तो बॉडी तो मूव नहीं करना चाहिए ना। फिर हम लोग एफ एक्सटर्नल का वैल्यू यहां पर mg के बराबर क्यों बोल रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। 500 न्यूटन हम अपना बोले, mg नीचे की ओर लग रहा है। अगर हम तुमसे पूछे कि हम अगर 500.00024 पीढ़ी तुम्हारा जीरो लिखता गया, उसके बाद 1 डाला, क्या वो 500 से ज्यादा है या नहीं है? 500 से ज्यादा है। लेकिन फॉर आवर कैलकुलेशन, फॉर आवर कन्वीनियंस, वी एज्यूम द वैल्यू इज 500 बिकॉज 500.000 अप टू इंफिनिटी देन 1 is approximately equal to 500 is approximately equal to 500। तो ये बात क्लियर हो गया। बाद में ये डाउट मत पूछना कि सर ऊपर भी नीचे 500 लग रहा है, ऊपर भी 500 अगर लगाएंगे तो बॉडी कैसे जाएगा। लग रहा है 500 से थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा, तो 500.0000001 और बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। बट हम अपने कैलकुलेशन में उस 500.0001 को क्या ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा बात। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू भैया mg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम mg के बराबर ही मानेंगे। तो ध्यान से देखो, एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है mg। तो अब हम पूछे हैं वर्क डन, तो ध्यान से देखो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, एफ आर कॉस थीटा लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, एफ आर कॉस थीटा। फोर्स ऊपर कितना, mg, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर कितना, h, एंगल कितना बन रहा है, फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी वो ऊपर 0 डिग्री और cos 0 1। तो वर्क डन क्या हो गया, mgh हो गया। वर्क डन क्या हो गया, mgh हो गया। तो ये निकल आया कि नहीं। सो f क्या है, हम जो पढ़ाए थे वो डायग्राम के अनुसार, तो f तो एक फोर्स, सिंगल फोर्स है। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि f को आप नेट फोर्स समझिए ऑन ए बॉडी। क्या समझिए, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी समझिए, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी समझिए। और क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा आपको किस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन में हमेशा मेंशन रहेगा किस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना। अगर बोला सारे फोर्स का वर्क डन बताइए, तो आप एफ नेट निकालिए और उसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, आपको वर्क डन मिल जाएगा। इसीलिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि इस एफ को आप क्या समझिए, नेट फोर्स समझिए, सिंगल फोर्स मत समझिए। सिंगल फोर्स भी हो सकता है, अगर नेट फोर्स नहीं होगा, मतलब 3-4 फोर्स नहीं लग रहा होता, सिंगल फोर्स लग रहा होता, सिंगल फोर्स हो गया, है ना। तो ये नेट फोर्स समझो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अभी हम एक और एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से हम बताते हैं कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। एक टॉपिक होता है, मतलब इसी में वर्क डन में ही वो बोला जाता है वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, ठीक है। मतलब एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तब आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो हम उसके लिए बोल रहे हैं कि आप इसी फॉर्मूले में एफ को आप नेट फोर्स समझिए, एफ को आप क्या समझिए, नेट फोर्स समझिए। अच्छा, वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम बता रहे हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं कि आप एफ को नेट फोर्स समझिए ऑन ए बॉडी। वो इसलिए, जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है,
एक ब्लॉक है 2 kg का और इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन का। ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, और एक और फोर्स है जो कि ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इसका वैल्यू भी है 10 न्यूटन, ठीक, और इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 45। कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस। एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और एक और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और ये एंगल भी 45 है। ये एंगल भी क्या है 45। और तुमको पूछा फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। क्या बोला? फाइंड द वर्क डन। बोला फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो हो गया ना, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस, तो हो गया वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। और ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमको ये क्वेश्चन बोला निकालने के लिए। अगर हमको ये क्वेश्चन देता ना डेफिनेटली, अच्छा बताओ क्या करते हैं हम जो पढ़ाए, ध्यान से सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। अब ध्यान से सुनो, बनाने का बहुत सारा तरीका है। यहाँ इस डायग्राम में हम जो एफ लिखे हैं वो तो सिंगल फोर्स है ना, तो अगर एक तरीका तो ये है, पहले आप 10 न्यूटन के कारण वर्क डन निकाल लिए। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये भी मेंशन है। मान लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लो कि ये 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, चल 2 मीटर हो रहा है, मान लिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है, और तुमको पूछा कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो हम बोल रहे हैं क्या कि एक तरीका तो है, पहले आप 10 न्यूटन के कारण वर्क डन निकालिए। तो ध्यान से देखो, 10 न्यूटन के कारण वर्क डन जो लिखेंगे, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय 10 न्यूटन इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स 10 लग रहा है, ध्यान से देखो, वहां फॉर्मूला देखो, एफ आर कॉस थीटा। एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स यहाँ कितना है? 10 है, तो लिख दो 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर है, इंटू 2 इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। ये फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है? 45। तो cos 45 1/√2। तो ये वर्क डन बाय 10 न्यूटन निकल गया। एक और वर्क डन बाय 10 न्यूटन है ना, उसका भी वैल्यू यही आएगा। तो एक और जो है वो वर्क डन बाय 10 न्यूटन यही आएगा, 10 इंटू 2 इंटू 1/√2 आएगा। अच्छा, एक 20 न्यूटन है, तो उसके द्वारा वर्क डन जो हम लिखेंगे, वर्क डन बाय 20 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि एंगल 0 है, cos 0 1 है या नहीं? अच्छा, आप ध्यान से देखना, कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वर्क डन कैसा क्वांटिटी? स्केलर। हम सारे फोर्स के कारण, इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लिए। अब हमको टोटल वर्क डन पूछ रहा है, तो सारे वर्क डन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, स्केलर सम, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन? हमसे पूछा है ना, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? W टोटल। तो इसका वैल्यू कितना आया? ध्यान से देखो, ये 20/√2। 20/√2 का मतलब 20/√2 का मतलब बोलो कितना होगा वैल्यू? अरे भाई, ऊपर नीचे √2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 10√2 से नहीं है ना। तो सर दिस इज इक्वल टू 10√2 एंड दिस इज इक्वल टू 20/√2, यानी फिर से 10√2 एंड दिस इज इक्वल टू 40 है या नहीं? सही है ना? अरे हम करके देख लें क्या? 20/√2 इंटू √2/√2, ठीक तो है? 10√2, तो 10√2 10√2 20√2 और प्लस 40, यानी टोटल वर्क डन हो गया तुम्हारा 20√2 प्लस 40 ब्रैकेट बंद और लिख देंगे जूल। आ गया? अब देखो हम दूसरे तरीके से निकालते हैं।
इस तरीके से क्या कंसेप्ट डेवलप हुआ कि सर वर्क डन बाय फोर्स हमको पता है एफ आर कॉस थीटा होता है, जहां एफ फोर्स है, ठीक है, और आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, और थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या है, एंगल है ना। तो हम सारे फोर्स के कारण अलग अलग वर्क डन निकाले, और हमको पता है कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम स्केलर सम कर दिए। अगर वेक्टर होता तो वेक्टर सम करते, चूंकि ये स्केलर है इसके लिए स्केलर सम करेंगे। और स्केलर सम वही होता है जो बचपन से हम लोग करते आए। 1 + 2 कितना होगा, बच्चा में बोल रहा था 3, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, ऐसे से करते थे, वही स्केलर सम है, तो जोड़ दिए आगे। एक और तरीका है जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप F को नेट फोर्स समझिए। जब भी आपको मल्टीपल फोर्सेस के कारण वर्क डन पूछे, जैसे whenever it is asked work done, find work done by all the forces and there are 3 forces acting on this body, so first we calculate net force. what we will calculate net force. अब ध्यान से देखो, हम नेट फोर्स एक लाइन में निकालेंगे, ध्यान से देखो, और वो वेक्टर के ज्ञान से होगा। ध्यान से देखो, ये 10 न्यूटन का फोर्स और ये 10 न्यूटन का फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो रिजल्टेंट उसका क्या हो जाएगा, √a² + b², यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी 200, 200 का मतलब 10√2। अरे 10√2 है या ना, तो इधर आ गया तुम्हारा 10, 10, 100, 100, 200, तो 10√2। तो इस दोनों का नेट, इसका और इसका नेट इस डायरेक्शन में आ गया, आएगा ना, कितना, 10√2। अरे आया, या हम डायग्राम और अच्छा से तुम लोग के लिए बना देते हैं। ध्यान से देखो, ये फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का, एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हैं। ध्यान से देखो, ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब एंगल हाफ बढ़ जाएगा, 45, यानी रिजल्टेंट इधर आएगा। ये सब हम बता चुके हैं, समझ में आई वाला बात है ना। ये भी 10, ये भी 10, एंगल 90 डिग्री, और दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए रिजल्टेंट जो है एकदम बीचों बीच रहेगा, एंगल दोनों के साथ बराबर बनाएगा, तो ये 45 डिग्री बना के इधर निकल लेगा। और ध्यान से देखो, तो ये होगा क्या, इस दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, 10√2, और ये एंगल कितना होगा, 45 ही होगा। समझ में आया। लेकिन इधर अब इस दोनों का निकल गया, इस दोनों का क्या हुआ, निकल गया, और पहले से ही इस डायरेक्शन में एक और फोर्स दिया हुआ था, वो कितना था, 20 न्यूटन। उसको हम आगे बढ़ा के बनाते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि हम आगे बढ़ा के बनाने का बात क्यों कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम 20 न्यूटन, कोई लॉजिक मतलब कंसेप्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं करेगा। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पर एरो देके 20 न्यूटन नहीं लिख रहे थे, हम बोले कि हम आगे बढ़ा के बनाते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कोई बोल सकता है। हम बोल रहे हैं कि ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट आया 10√2, ठीक है, 10√2। और हम बोले कि इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स दिया होता, कितना, 20 न्यूटन। हम बोले, हम कर रहे थे क्या कि हम यहाँ पर ही एरो देके 20 न्यूटन लिख रहे थे, फिर बोले ना, यहाँ नहीं बनाएंगे, हम आगे करके बनाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या कोई बता सकता है। देखने में अच्छा लगे, देखने में क्या लगे, अच्छा लगे, नहीं, हाँ 40, नहीं, वो तो वर्क डन है, वो वर्क डन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है। दीदी तुम क्यों, क्या, नहीं, वो इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना, वो एकदम बिल्कुल क्लैरिटी ये है कि जब हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि वेक्टर को ग्राफिकली जब एरो से दिखाते हैं तो लेंथ जो होता है एरो का वो मैग्नीट्यूड देता है, और हेड जो होता है वो डायरेक्शन देता है। तो 20 न्यूटन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10√2, दैट्स व्हाई हम उसके लिए एरो बड़ा बना रहे हैं, दैट्स व्हाई हम उसके लिए एरो बड़ा बना रहे हैं। उसके पहले नहीं रख रहे हैं, इसके पहले नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो 20 न्यूटन का फोर्स है, और 20 न्यूटन का फोर्स है तो हम उसका एरो बड़ा बना रहे हैं। अब लिखना है 20 न्यूटन। क्या समझ में आया बात, हम क्यों ऐसा कर रहे थे। क्योंकि अगर आप इसके पहले अगर बना दिए और 20 न्यूटन लिखते तो गलत है ना, रिप्रेजेंटेशन गलत है, ठीक है। ये 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन का एरो का लेंथ जो होगा वो तो बड़ा दिखेगा ना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर आप 10 न्यूटन का एरो आप इतना छोटा दिखा रहे हैं तो 20 न्यूटन का इतना छोटा दिखाइए, उससे थोड़ा बड़ा दिखाइए, उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाइए, लेकिन बड़ा तो दिखाना पड़ेगा।
क्योंकि लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है या नहीं? हाँ सर। क्या आप क्लियर हुआ कि क्यों कर रहे थे ऐसा? तो ये 20 न्यूटन और ये 10√2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब भी सेम डायरेक्शन में होता है रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आंख कान मूंद के क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यानी आप वेक्टर को स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं, बट अंडर स्पेशल केस यू कैन ऐड वेक्टर्स लाइक स्केलर only in one case. And what is the case, sir? The case is when all the vectors are having same direction. जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो आप उसको स्केलर की तरह जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा बात? तो नेट फोर्स, अब जो नेट फोर्स आएगा तो उसका एरो हम और थोड़ा बना दिखाएंगे। मतलब ये हो गया नेट फोर्स, ये है 20 न्यूटन, ये है 10√2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, नेट फोर्स का वैल्यू होगा 20 प्लस 10√2। क्या ये हम नेट फोर्स निकाल लिए? ये नेट फोर्स निकला ना? हाँ सर। समझ में आया? अब वर्कडन देख, हम वर्कडन एक लाइन में लिखेंगे। पहले हम नेट फोर्स निकाल लिए, अब हम वर्कडन लिख रहे हैं, टोटल वर्कडन। तो नेट फोर्स तो हम निकाल लिए, कितना आया? 20√2। तो ध्यान से देखो, 20 प्लस 10√2 ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट इसी के डायरेक्शन में हो रहा है, कितना? 2। तो एंगल कितना बन रहा है? 0। तो cos 0 1 into 2 that is equal to 40 plus 20√2 and जूल। देखो ये दोनों आंसर सेम है, इसीलिए हम बोले कि आप F को क्या समझिए? नेट फोर्स समझिए। कब? when it is asked in a problem कि find total work done by all the forces, then you can find net force using vector concept and then take dot product with displacement, you will get the total work done on that particular body or system, isn't it? Yes. So what is F? F is the net force. F is the net force acting on a body, and R is the displacement of point of application of force, and it is equal to the displacement of body in case of rigid body, and we always encounter rigid body in any problem. That's why we assume R is the displacement of the body, but practically or by conceptually R is the displacement of point of application of force, isn't it? Clear है ये बात? क्या मेरा बात समझ में आया? तो अगर मल्टीपल फोर्सेस के कारण वर्क डन आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप F को क्या समझिए? नेट फोर्स समझिए। F को क्या समझिए? नेट फोर्स समझिए। So where F is what? Net force acting on a body, net force acting on a body, है ना? अब ध्यान से देखो, सिंगल फोर्स ही कब होगा? जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये बात। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, वही मान लो 2 kg का ब्लॉक है, और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब हम तुमसे पूछे, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है। हम पूछ रहे हैं तुमसे क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? 10 न्यूटन। तो सिंगल है ना? अच्छा बोलोगे सर इस पे तो नॉर्मल भी लग रहा है और mg भी लग रहा है, तो नॉर्मल mg वो क्या कर रहा है? बैलेंस कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। दैट्स व्हाई नेट फोर्स इज व्हाट? 10 न्यूटन। तो सिंगल फोर्स रहेगा तो ऑलरेडी 10 न्यूटन ही होगा, और अगर मल्टीपल फोर्स रहेगा तब मल्टीपल फोर्स रहेगा तो हम लोग नेट फोर्स। इसीलिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? F को हम क्या बोले एज्यूम कर रहे हैं कि आप F को समझिए। F क्या है? F is the net force acting on a body, and in this example the force is only 10 newton, so the net force is 10 newton because normal is cancelled by mg, weight of the body, or mg is balanced by the normal reaction provided by the earth or the horizontal surface on which this block is kept. क्लियर है बात? चलो हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? ये समझ में आया जो हम बोलना चाहते। अब ध्यान से सुनना, अगर हम स्पेशल केस का बात करें उसके बाद हम उससे एक चीज बताएंगे। अब क्या है स्पेशल केस? स्पेशल केस ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं हम स्पेशल केस में, कि अगर थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखना, if theta is equal to 0 it means force and displacement both are along same direction. If force is along this direction, then displacement is also in this direction. If force is in this direction, then displacement is also in this direction. This is the meaning of theta is equal to 0. So alternately
In alternate statement, you can write theta equal to 0 as force is parallel. This is the symbol of parallel with displacement. क्लियर है? तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा भैया? उस केस में वर्क डन हो जाएगा FR, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1. ठीक है, अब हम कहना क्या चाहते हैं कि मान लो कि इधर फोर्स दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है? फोर्स, और इधर क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज R, और इधर फोर्स दिया हुआ दैट इज F. यही वाला, ठीक है? अच्छा, ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स था. ये जो हम फॉर्मूला लिखे थे ये वर्क डन बाय क्या था? कांस्टेंट फोर्स था. तो हम एक कांस्टेंट फोर्स बना देते हैं यहाँ पर कि मान लो कि तुम्हारा, हम कहना ये चाहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर तुमको ग्राफ दिया हुआ है और ये फोर्स हम कांस्टेंट फोर्स का बात किए थे, इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट बना रहे हैं, वेरिएबल पे भी आएंगे. तो हम एक कांस्टेंट फोर्स बना दिए और मान लो बॉडी जो है वो 0 सेंटीमीटर से या 0 मीटर से 1 मीटर तक गया, 1 मीटर तक गया. तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. This is the graph between force and displacement. And this shaded area, if you calculate this shaded area, you will find the work done by this force. Then what I mean to say, area under force displacement curve gives work done, WD. Area under force displacement curve gives what? Work done. तो ये एरिया क्या है? This area is equal to work done and what is, यहां पर हमको वर्क डन क्या आया है? FR. This is equal to F into R. अगर तुम इसको R मान लो, इधर देख लो कि अगर ये R डिस्प्लेसमेंट है, ये R मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स F था, तो ध्यान से देखो एरिया, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है R और ब्रेथ है F, तो FR हो गया कि नहीं? तो देखो यहां से FR आया था कि नहीं आया था? तो हम कहना ये चाहते हैं कि वर्क डन बहुत तरीके से निकाला जाता है. देयर आर सो मेनी वेज बाय विच वी कैन फाइंड वर्क डन बाय फोर्स और बाय मल्टीपल फोर्सेस. वो क्या? ध्यान से सुनो. Either take dot product of F, force and displacement, or you can simply use force into displacement into cosine of theta. And the one more method is what? If force and displacement curve is given to you and it is asked find work done by the force, then you will, if you will find the area of that curve, force displacement curve, then you will find what? Work done. So area under force displacement curve gives work done. So अगर कभी एरिया दिया हो तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं. इसी पर एक और एग्जांपल देते हैं. ठीक है, ये तो हम कांस्टेंट फोर्स लिए इसलिए ऐसा दिखाए थे, लेकिन वेरिएबल फोर्स के लिए भी वैलिड है. और वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका एक्सप्रेशन हम कैसे लाते हैं वो हम बताएंगे, लेकिन ये एरिया वाला हम बता देना चाहते हैं. ध्यान से देखो, क्या मेरा बात समझ में आया? आप वर्क डन F डॉट R से भी निकाल सकते हैं, FR cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से भी निकाल सकते हैं. क्या बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इधर मान लो तुमको फोर्स दे दिया है, इधर क्या दे दिया है? फोर्स दे दिया है, और इधर क्या दे दिया है? इधर डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, और मान लो ग्राफ कुछ ऐसा दिया है तुमको, ठीक है, मान लो ये 0 है और ये वाला हाइट जो है मान लो 2 न्यूटन का है, और ये वाला जो लेंथ है ये मान लो 1 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर में, तो ये मान लेते हैं 1 मीटर है, ठीक है. और उसके बाद जो तुमको डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है. अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं ये 2 मीटर है, और ये फोर्स मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू जो है मान लो 1 न्यूटन है, तो ये -1 लिख रहे हैं, ठीक है, -1, क्योंकि फोर्स ये नीचे है इसलिए -1 न्यूटन लिख रहे हैं, ये -1 न्यूटन, ठीक है. क्लियर है? अब अगर हम तुमसे पूछे वर्क डन क्या है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, तो अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व का एरिया अगर हम निकाल ले, अब ध्यान से सुनना, एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस के साथ आपको निकालना है. एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये एरिया निकालिएगा
अगर आप ये एरिया निकालिएगा, मतलब ये एरिया, तो आपको वर्क डन नहीं मिलेगा। आपको एरिया तो बाउंडेड होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया? जैसे मान लो तुम लोग के घर में गाय है, नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, मेरा हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि एक खूंटा है, उससे एक गाय को बांध दिया गया और रस्सी मान लो 1 मीटर लंबा है। तो क्वेश्चन 10th में ऐसा पूछा, 9th 10th में ऐसा पूछा जाता है, बताइए गाय जो है कितना एरिया का घास चर सकती है? तो वो मैक्सिमम क्या करता है, जितना मान लो उसका 1 मीटर होता है, मैक्सिमम 1 मीटर ही जा सकता है। और 1 मीटर जाके वो कैसे घूमेगा? सर्कल में घूमेगा, इतना मैक्सिमम तो इतना ही जा सकता है ना। तो व्हाट इज एरिया? अगर हम उसका बात करें तो हम बोल रहे हैं कि मान लो कि वो जो सर्कल बनाया, वहां पर अगर हम एक रोप रख दे, रोप से अगर घेर दे, दैट एरिया इज बाउंडेड बाय सम बाउंड्री ना। एरिया बाउंड्री से बाउंडेड होता है। एरिया क्या होता है? बाउंड्री से बाउंडेड होता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, अगर कभी हम लोग जमीन लेते हैं, जैसे मान लो कहीं हम लोग जमीन लिए और अगर तुम लोग उसके चारों तरफ अगर बाउंड्री नहीं किया ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा जमीन हड़पना चालू हो जाएगा। अच्छा सचिन आइला, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा बात? जब हम लोग कहीं जमीन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, वो चारों तरफ बाउंड्री करवाते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि बाउंड्री एरिया जो होता है, एरिया के चारों तरफ बाउंड्री होता है। और हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बाउंड्री, किस बाउंड्री के साथ आपको एरिया निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वाले के साथ। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट वाले के साथ। तो आपको ये वाला एरिया वर्क डन नहीं देगा। ये वाला एरिया क्या नहीं देगा? वर्क डन नहीं देगा। ये वाला एरिया वर्क डन नहीं देगा। कौन सा एरिया वर्क डन देगा सर? ये वाला एरिया वर्क डन देगा। इस वाले एरिया को तुम देखो, ये फोर्स का है, ये फोर्स का लाइन है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे जा रहा है ये, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लाइन है, ये भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का लाइन है। तो ध्यान से देखो, ये वाला एरिया अगर तुम देखो तो इससे बाउंडेड है, इससे बाउंडेड है, और ये वाला कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहना ये चाहते हैं कि एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाले के साथ जो होगा ना बाउंडेड, वो वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। इस वाले एरिया को अगर तुम देखो तो ध्यान से देखो, ये फोर्स है, ये फोर्स वाला बाउंड्री है, ये फोर्स मतलब फोर्स वाला बाउंड्री, ये भी फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट वाला है बाउंड्री, है नहीं? क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इससे। तो ये वाला एरिया तुमको क्या देगा? वर्क डन देगा। अब ध्यान से समझो, जैसे मान लो हम इसको बोल दिए ये एरिया मान लो A1 है। अब ध्यान से देखो, इसका एरिया हम निकालते हैं, इसका वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये भी नहीं आता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस कितना? 1, और हाइट कितना? 2। तो 2 कट गया तो वैल्यू कितना हो गया? 1। यानी एरिया क्या आया? 1। यानी ये वर्क डन कितना हो गया? ऊपर वाले का वर्क डन कितना हो गया? W1 अगर हम बोले वो 1 जूल हो गया। क्या हो गया? 1 जूल हो गया, क्योंकि एरिया तो वर्क डन का यूनिट तो जूल होता है ना, तो जूल लिख दिए। अच्छा नीचे वाला को ध्यान से देखो। अब तुम लोग बताओ, नीचे वाले एरिया को अगर हम A2 लिखें तो इसका एरिया, ये तो रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? ध्यान से देखो, ये 1 मीटर है और ये कितना है? ये भी 1 मीटर है, यानी 1 इंटू 1, तो कितना आ गया? 1 आया ना। इसको मान लो हम लोग W2 बोल देते हैं। ये W2 वर्क डन दे रहा है। ये कितना वर्क डन दे रहा है? W2 वर्क डन दे रहा है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो, इस केस में फोर्स पॉजिटिव है। और ध्यान से देखो, फोर्स तो ऐसे वेरी कर रहा है ना। देखो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर था, 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 और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कैसा बन रहा है? एक्यूट। तो जब भी एक्यूट एंगल बनेगा तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, फोर्स खुद क्या है? निगेटिव है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या आएगा? निगेटिव है। तो हम कहना ये चाहते हैं, नीचे वाला एरिया को आपको माइनस में लेना है, ऊपर वाले एरिया को आपको प्लस में लेना है। लेकिन एक और कंसेप्ट यहीं पर देना चाहेंगे जो कि मैथ्स में आता है। जब भी आपको मैथमेटिक्स में बोले फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्टेन कर्व, देन एरिया इज नेवर नेगेटिव। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। सपोज करो तुम गाय है, गाय से तुमको खूंटा से बांध दिया गया और एक मीटर रस्सी दे दिया गया और बोला कि चलो कितना चढ़ सकता है तुम, तो तुम फिजिक्स लगाया, तुम मैथ लगाया, बोला साला हम सर्कल में घूम जाएंगे, 1 मीटर का सर्कल में जिसका रेडियस 1 मीटर होगा तो हम मैक्सिमम एरिया कवर कर लेंगे। तो हम बताओ वो एरिया निगेटिव कहां से है ना। तो एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। बट यहाँ पर हम लोग एरिया निगेटिव ले रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में जब भी आपको बोलेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो आपको एरिया चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
लेकिन फिजिक्स में एरिया पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, डिपेंड करेगा कि वो एरिया क्या दे रहा है। एरिया क्या दे रहा है, यहां पर वर्क डन दे रहा है। एरिया यहां पर क्या दे रहा है, वर्क डन दे रहा है। और वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, तो जो नीचे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। जो एक्स एक्सिस के बिलो होगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट के बिलो वाला एरिया होगा वो निगेटिव होगा, और जो ऊपर वाला एरिया होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा। तो टोटल वर्क डन यहां पर क्या आ गया, तो दिस वर्क डन W2 is equal to -1 जूल। सो नेट वर्क डन, नेट is 1 joule minus 1 joule, that is equal to 0 joule. So net work done is what, 0. समझ में आया मेरा बात? क्या ये एरिया वाला जो बात बताया समझ में आया? यहाँ पर एरिया हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये एरिया वर्क डन दे रहा है, इसलिए वर्क डन के बारे में सोच रहे हैं। क्या वर्क डन निगेटिव होता है? यस सर, वर्क डन निगेटिव होता है। क्या वर्क डन पॉजिटिव होता है? यस सर, वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन है, उस लाइन के ऊपर जो एरिया होगा उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे, और जो एरिया नीचे होगा उसको हम लोग निगेटिव वर्क डन बोलेंगे। बट एरिया कभी निगेटिव होता नहीं है इन मैथमेटिक्स। बट इन फिजिक्स, if area represents certain physical quantity, then we think about that physical quantity, कि that physical quantity is either positive or negative or zero। अगर वो निगेटिव होता है तो नीचे वाला एरिया हम निगेटिव लेंगे और ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सो दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या ये समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो। Under what condition work done by a force is zero? Force and displacement perpendicular of each other. Yes, when force and displacement is perpendicular to each other, then work done by that force is equal to zero. It means theta is what, 90 degree। इसीलिए अभी पूछ रहे थे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो स्पेशल केसेस में वो सब आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब समझ गया जो हम क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन बाय फोर्स इज मैक्सिमम। Under what condition work done by a force is maximum? Next, one more question. What are the factors on which work done depends? What are the factor on which work done depends? भाई F पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। Force depend on force, displacement and angle between फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो फॉर्मूला में है ना, इसीलिए ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुमसे पूछे क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड। वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड ऑन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पूछे थे जिसका जवाब नहीं आया, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन बाय फोर्स इज मैक्सिमम। So suppose there is a body on which we are applying a force of 10 Newton and displacement is suppose given 2 meter, है ना, and the angle is 30 degree. Angle is 30 degree or angle is theta, suppose theta. Then work done depends on theta. Then because force is given, displacement is given. So if force is given and displacement is also given, then work done does not depend F on R. Work done then work done will depends only on angle between force and displacement. Isn't it? Yes. क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? जब भी आपको फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो और एंगल ना दिया हो, तो उस केस में वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करेगा। क्यों डिपेंड करेगा भाई? फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 मीटर है, 2 मीटर ही रहेगा। वो कभी चेंज नहीं करेगा, बट एंगल चेंज कर सकता है। So whenever force and displacement both are given, then work done depends only on theta, and theta is the angle between force and displacement. So if I ask you under what condition work done by a force is maximum, then you must think about theta or the value of cosine of theta. So whenever cosine of theta will be maximum, then force will be maximum because force and displacement both are given, isn't it? So the work done by a force is maximum when theta is 0 degree. It means when force and displacement is along the same direction. So when we apply a force on a body and body displaces along the direction of force, then work done is said to be maximum.
आपने सबसे ज्यादा कार्य किया, आप सबसे ज्यादा कार्य कब करेंगे? सोच के देखो, तुम एकदम लॉजिकली सोच के देखो, आप सबसे ज्यादा कार्य कब करेंगे? आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अगर लगा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो आपने सबसे ज्यादा कार्य किया, अन्यथा आपने कार्य बहुत ज्यादा नहीं किया, आपने कम किया। सो कोसाइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? कोसाइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और कोसाइन का मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन में 1 होता है? जब थीटा 0 होता है, 90 नहीं, जब थीटा 0 होता है। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन कोसाइन ऑफ थीटा इज मैक्सिमम, एंड कोसाइन ऑफ थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0, एंड थीटा इज 0 मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अलोंग सेम डायरेक्शन। क्या ये सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ सर। समझ में आया? और अगर आप तुमसे कोई पूछेगा एक और क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन बाय फोर्स इज 0, समझ में आ गया। अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन बाय फोर्स इज मैक्सिमम, ये भी समझ में आ गया। अगर हम तुमसे पूछे क्या वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव हो सकता है? वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव हो सकता है। अब ध्यान से देखो, तुम लोग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, इसीलिए तुम लोग को बता रही है वाला बात। ध्यान से देखो, ये कोसाइन का ग्राफ है। अब इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे, आता हो या ना आता हो हम बता रहे हैं बस। ये वाला 0 एंगल होता है, इधर कोसाइन ऑफ थीटा होता है और इधर थीटा होता है, और ये π/2 होता है और ये पाई होता है। ध्यान से देखो, ये वाला है एरिया और ये वाला है एरिया, ठीक है। ये कोसाइन का ग्राफ है, कहां से कहां तक? 0 से पाई के बीच में। दिस इज द ग्राफ बिटवीन 0 to पाई, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन इज +1 and the minimum value of cosine function is -1. Means the value of cosine of theta is always lies between -1 to +1. It can't go beyond this limit. ये -1 से +1 के बीच में ही रहेगा हमेशा। तो वर्क डन बाय फोर्स जब हम मैक्सिमम का बात किए तो हम क्यों बोले थे? जब कोसाइन का वैल्यू मैक्सिमम कब हो रहा है? देखो यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। अच्छा, ये मिनिमम हो रहा है, उस कब होगा? जब थीटा क्या होगा? पाई। और पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई रेडियन में है, डिग्री में अगर बोलेंगे तो 180 डिग्री। तो वर्क डन निगेटिव कब होता है? वर्क डन निगेटिव तब होता है जब थीटा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, और एक चीज ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट निगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो, 0 से π/2 के W इज इक्वल टू F गिवन है, R गिवन है, और हम केवल इस पे चर्चा कर रहे हैं, फॉर आर मेंशन है। तो ध्यान से देखो, ये कोसाइन ऑफ थीटा 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव है। हाँ सर। और ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इस पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे थे और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे होती है, ये एंगल एक्यूट है, और एक्यूट एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ध्यान से देखो, 0 से 90 के बीच में 90 लेंगे तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, खत्म। 90 से कम लें और 0 से और 90 के बीच में ले तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखो, कोसाइन ऑफ थीटा π/2 से पाई के बीच में नीचे आ गया है, यानी कोसाइन का वैल्यू निगेटिव हो जाता है π/2 से पाई के बीच में, है ना। तो यानी जब भी, अभी इस केस में अगर हम तुमसे पूछे वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव, इस केस में अगर हम तुमसे पूछे इधर अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर अगर फोर्स लगा है, तो देखने से पता चल रहा है ये एंगल एक्यूट है। ये एंगल क्या है? एक्यूट है या नहीं? तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस डायग्राम इज पॉजिटिव। लेकिन सपोज करो कि हम एक दूसरा डायग्राम बनाएं, वही ब्लॉक और डिस्प्लेसमेंट हम बोले इधर और हम फोर्स बोले इधर लगा, तो ध्यान से देखो ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया ना, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या मेरा बात क्लियर है? तो वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? कल पढ़ाते हैं।